Good morning, all of you. Today we will discuss historical and constitutional development of Pakistan. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम पाकिस्तान के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास का अध्ययन करेंगे। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान की पोजीशन को देखें तो एक न्यूक्लियर पावर के रूप में स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, लेकिन इसको कई प्रॉब्लम गवर्नेंस और पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में फेस करना पड़ता है, जैसे कि मिलिट्री का अनड्यू इंटरफेरेंस, आर्मी का कई बार इंटरफेरेंस गवर्नेंस में होता है, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन डिसमेंटल होना, रीजनल फैनेटिसिज्म अपने पिक पर पहुंच जाता है, कई बार छोटे छोटे क्लैशेस, फिर सोसाइटी में कई ग्रुप्स के बीच में आपसी टकराव, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी वहाँ इस्टेब्लिश होने में दिक्कत होती है। फिर 1947 से 58 तक का जो टाइम है उसमें पाकिस्तान में सात बार गवर्नमेंट्स बनी और बिगड़ी, और किसी तरह 1956 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको भी मार्शल लॉ का शिकार होना पड़ा। जनरल अयूब खान ने लिमिटेड डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया। फिर नियर अबाउट 1 डिकेड यानी 1958 से 1969 तक पाकिस्तान में दो मिलिट्री रूलर्स का रिजीम इस्टेब्लिश हुआ, अयूब खान के बाद याहिया खान, और उसी बीच में 1962 का सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन आता है। 69 से 71 तक का टाइम काफ़ी पेनफुल उनकी हिस्ट्री रहती है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान उस समय अलग हो जाता है और बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है, और 1973 में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रिजीम में बनता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी बनी हुई है। और लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन भी उस समय बहुत लंबा नहीं चल पाया। 1977 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी मिलिट्री रेजिम इस्टेब्लिश कर दिया गया और इसको समाप्त कर दिया गया, और ये सिचुएशन जियाउल हक की डेथ तक बनी रही। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी बना है, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर रिलीजन को एक मीन्स की तरह यूज़ किया गया, और जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और स्टेबिलिटी की जो इश्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। एक ब्रीफ प्रोफाइल इसका इंट्रोडक्शन को हम देखें कि उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल इसका नेम है, और इस्लामाबाद कैपिटल है। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ ही कुछ लोकल लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्निशन दिया गया है। मुस्लिम्स की यहाँ मेजॉरिटी है और बाकी कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कम है। अगर इथनिक कॉम्पोजिशन देखें तो पंजाबी, सिंधी, पश्तून, मुहाजिर जो कि इमिग्रेंट्स भारत से गए थे, इन सबको मिला के वहाँ का पॉपुलेशन फॉर्म होता है। इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947 में मिलती है, और उसके बाद ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें कैमरल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पर रहती है और यूनिकैमरल एक सदनीय व्यवस्थापिका प्रोविंशियल लेवल पर फॉर्म किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि अभी भी रनिंग है। पाकिस्तान जो एक उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के देखो तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ये 14 अगस्त 1947 में आता है, जबकि ब्रिटिश रूलर्स के थ्रू इंडिया का पार्टीशन किया जाता है, और जो ये डिवाइड किया गया इंडिया का, उसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बेसिस पर किया गया। और इससे हम पहले देखेंगे कि कैसे इमरजेंस होता है पाकिस्तान का। इसके लिए जो मूवमेंट चलता है, इसकी शुरुआत होती है बाय द पाकिस्तान डिक्लेरेशन। ये एक पैम्पलेट था जिसको कि चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 में लिखा और पब्लिश किया था, और उसी समय फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वर्ड यूज़ हुआ था इस पैम्पलेट में, और इसको कई डेलीगेट्स के बीच में सर्कुलेट कराया गया। और इसके बाद जो 1935 में जनरल इलेक्शंस वहाँ हुए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो उस समय प्रोविंशियल जो इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस पार्टी को, जो कि हिंदू को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने सारे मेजॉरिटी ऑफ सीट्स में और लगभग 8 प्रोविंस में उन्होंने जीत हासिल की। और मुस्लिम्स को तब ये ऐसा लगा कि वो उन्हें अब सेपरेट होमलैंड के लिए डिमांड करना पड़ेगा, इस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेशन से उनका काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद मूवमेंट पाकिस्तान का चलता है, और इसमें कई लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिनको हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आगा खान, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निस्तार, जफरुल्लाह खान, फजलुल हक और गफूर और हजारवी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया पाकिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जो कि मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको रिप्रेजेंटेशन करती थी इंडिया में, उसने एक रेजोल्यूशन लाहौर में
23 मार्च 1940 को पास किया, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम भी दिया गया, जिसमें कि मुस्लिम्स मेजोरिटी वाले एरिया के लिए, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जो जोन है इंडिया के, उनके लिए अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड रखा गया। और इसमें यह भी डिमांड किया गया कि वो प्रॉपरली उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। इसी के तहत फिर 1946 में जब इलेक्शंस हुए तो उसमें मुस्लिम लीग ने जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट थी उसमें काफ़ी सीट्स पर जीत हासिल की। और इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी कोई अल्टरनेटिव उस तरह से नहीं बचा और जिन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि जिन्ना उस समय मुस्लिम्स जो इंडिया के थे उनके रिप्रेजेंटेटिव और सोल स्पोक पर्सन का रोल प्ले कर रहे थे। और उसी समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था फरवरी 1947 में कि वो फुल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को जून 1948 तक तो एटलीस्ट ग्रांट कर ही देंगे। तो इसीलिए 3 जून 1947 में गवर्नमेंट ने पार्टीशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसके बेसिस पर इंडिया और पाकिस्तान के फॉर्मेशन की नींव रखी गई। जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले प्रोविंसेस थे, पंजाब, बंगाल, सिंध, इनको ये चॉइस दिया गया कि आइदर वो पाकिस्तान से मिले या फिर वो इंडिया से मिले, और ये चॉइस करने का डिसीजन वहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दिया गया। अब जो बंगाल में जो उसमें कि मुस्लिम्स की मेजोरिटी 55% थी और पंजाब जहाँ पर उनकी 57% मेजोरिटी थी, ये असेंबलीज खुद ही पार्टीशन हो गए, क्योंकि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी उन्होंने एक तरह का वोट किया, और जहाँ हिंदू या नॉन मुस्लिम मेजोरिटी थी उनके वोट करने का तरीका दूसरा था। तो इसलिए जो प्रोविंशियल पार्टीशन होता है, तो इस पार्टीशन से क्या होता है, ये मुस्लिम मेजोरिटी नॉन मुस्लिम मेजोरिटी की बेसिस पे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स अलग हो गए, और इस डिस्ट्रिक्ट जब अलग हो गए तो उसके बाद बाउंड्री कमीशन ने उस प्रोविंस को उनका नेबरिंग मेजोरिटी एरिया कौन सा है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, इसके बेसिस पर उन्होंने उनको डिवाइड करने का डिसीजन लिया। और उस बेसिस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनी जिसके तहत बंगाल और पंजाब का पार्टीशन किया गया बाय बाउंड्री कमीशन, और उससे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब है, ये दोनों में मुस्लिम मेजोरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा थे, इससे पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है। सिंध की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसने भी पाकिस्तान को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में रेफरेंडम कराए गए और उसने भी पाकिस्तान से मिलने का डिसीजन लिया, और इस तरह से पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है। और 1947 14 अगस्त में वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट की तरह एग्जिस्टेंस में आता है। और जब तक उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिस पर ही उसी को उसका वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन की तरह उसी से काम लिया गया। अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखेंगे तो 1947 में जो पाकिस्तान का प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ था, इससे एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया गया, जिसमें ईस्ट बंगाल, वेस्ट तो पार्ट है ही उसका क्योंकि वो इंटीग्रेटेड पार्ट है, इसके अलावा वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान, इन चारों प्रोविंसेस को मिलाकर फेडरेशन इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कराची को वहाँ का कैपिटल घोषित किया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी, जो कि 1946 में पार्टीशन से पहले इलेक्ट हुई थी, उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, और जो मेंबर्स पाकिस्तान के फॉर्मेशन का डिमांड कर रहे थे वो फिर आगे चलकर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बन गए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये वर्क दिया गया कि वो एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए फॉर्म करे। अब जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पास किया पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का था, जो कि मार्च 1949 में पास किया गया। इसमें स्टेट के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर पर फोकस किया गया ताकि स्टेट जो है वो पीपल के चूज एंड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऑथोरिटी वर्क करे, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो, माइनॉरिटीज़ के इंटरेक्ट प्रोटेक्ट हो, और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम कर सके। लगभग 7 इयर्स तक डिबेट डिस्कशंस हुए और उसके बेसिस पर कई इश्यूज़ को रिजॉल्व किया गया। उर्दू और बंगाली दोनों को ही नेशनल लैंग्वेजेस माना गया, उर्दू को फॉर द वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के लिए बंगाली को। और जो लोअर हाउस के रिप्रेजेंटेशन का जो उसका माना गया, उसका बेसिस रहेगा पॉपुलेशन, और अपर हाउस के रिप्रेजेंटेशन के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच प्रोविंस, यानी यहाँ पर हम यूएसए के सिस्टम को यहाँ कहीं ना कहीं फॉलो किया गया है, इस में कंसिडर किया गया। जो फेडरेशन में ऑथोरिटीज़
को कुछ इंपॉर्टेंट, जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर अथॉरिटी प्रोवाइड की गई, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में भी इसी तरह से दिया गया है। डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया, बाकी सब्जेक्ट्स को प्रोविंस के डिसीजन के लिए छोड़ा गया। इन सारे प्रोविजंस के साथ ही जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, वो अक्टूबर 1954 में फाइनलाइज हुआ, लेकिन इसको अडॉप्ट करने का डिसीजन छोड़ दिया गया था। उसी समय अक्टूबर 24, 1954 में गुलाम मोहम्मद, जो उस समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, उन्हें ये लगा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने प्रोविज़न पास किया है उससे उसकी पावर कम हो रही है और कई जगह तो और वो काफ़ी इनकैपेबल पोजीशन में आ जाएगा, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया और उसने आर्गूमेंट ये दिया कि एक लंबा टाइम इसने जाया किया है और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाने में कैपेबल नहीं रही और इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं है, इस बेसिस पर उसको डिसॉल्व कर दिया गया। इससे क्या हुआ, काफ़ी लीगल बैटल स्टार्ट हुए और फिर फेडरल कोर्ट में इस पर डिसीजन हुआ और फिर गवर्नर जनरल को ये एडवाइस दिया गया कि तुरंत एक इलेक्शंस कराए ताकि नया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म हो सके जो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए फिर इलेक्शंस हुए इन जून 1955 और इसने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 29, 1956 में अडॉप्ट किया। नया कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट किया गया। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का। और जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसने इसको अडॉप्ट किया, ये जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसको कि डिसमेंटल कर दिया गया था अक्टूबर 1954 में, लगभग उसके सारे प्रोविजंस को इसने स्वीकार किए। जो प्रोविंस वेस्ट पाकिस्तान के थे उनको मर्ज करके एक सिंगल प्रोविंस वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया और जो प्रोविंस ईस्ट बंगाल के थे उनको ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बिल्कुल ठीक थे और वो डेमोक्रेसी को भी इस्टेब्लिश कर सकती थी अगर उसको प्रॉपरली इन्फोर्स किया गया होता और सिंसियरिटी के साथ। लेकिन हुआ ये कि उसके बेसिस पर कोई इलेक्शंस नहीं कराए गए और जब जनरल इलेक्शंस अनाउंस भी किए गए फरवरी 1959 में और पॉलिटिकल पार्टीज बिजी थी कैंपेनिंग में, उसी समय प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने वहाँ मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया ऑन 7 अक्टूबर 1958 में और उस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया। जनरल अयूब खान को, जो कि उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया और अयूब खान ने प्रेसिडेंट मिर्जा को हटाकर स्वयं प्रेसिडेंट की पोजीशन पर बैठ गए। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया इन दी लीडरशिप ऑफ अयूब खान और अयूब के कंट्रोल से उसमें हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम को फॉर्म किया गया ताकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करते हुए प्रेसिडेंट की पोजीशन को काफ़ी स्ट्रांग बनाया जाए और सारे जो पावर थे वो स्टेट के हाथों में सेंट्रलाइज कर दिया गया, बेसिकली प्रेसिडेंट के हाथों में, जिससे कि वो किसी भी प्रकार का लॉ बना सके। इवन टाइम ऑफ इमरजेंसी में वो ऐसे अध्यादेश, ऑर्डिनेंस भी पास कर सके जिसके अप्रूवल की कोई ज़रूरत पार्लियामेंट में नहीं है। तो ये जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था, ये बहुत ही लिमिटेड डेमोक्रेसी को फॉर्म करता है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबे समय तक बन नहीं पाया। पीपल भी इसको एक इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार की तरह देखे कि जिससे कि मिलिट्री रूल प्रिजर्व हो सके। तो इसको लेके काफ़ी एजिटेशन होता है और फाइनली अयूब खान को मार्च 1969 में रिजिग्नेशन देना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड मिलिट्री रूलर जनरल याहिया खान वो उनको सक्सीड करते हैं और याहिया खान ने मार्शल लॉ को फिर इम्प्लीमेंट किया और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमेंटल कर दिया। उसने ये प्रॉमिस तो किया कि वो फ्री फेयर इलेक्शंस कराएंगे एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर, लेकिन मंशा तो उस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की किसी भी मिलिट्री रूलर की रही नहीं है। जनरल इलेक्शंस नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के होते हैं इन द ईयर दिसंबर 1970 और उसके रिजल्ट अप्रत्याशित थे। अवामी लीग, जिसको कि शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, उसने ईस्ट पाकिस्तान के 169 में से 167 सीटों पर जीत हासिल की और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो जिसको लीड कर रहे थे, उसने लगभग 144 सीट में से 60% सीट में जीत हासिल की। इससे क्या हुआ, दोनों एरिया में क्लैश, कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है। याहिया खान अब इस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन में वो रेडी नहीं थे कि अवामी लीग को पावर ट्रांसफ़र किया जाए, जबकि उसको नेशनल असेंबली में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल चुकी थी। अब उसने क्या किया कि
उसने नेशनल असेंबली की मीटिंग जो ऑलरेडी वो बुला चुका था उसको वो पोस्टपोन करता है और इससे क्या होता है कि ईस्ट पाकिस्तान में रिवोल्ट हो जाता है। अब नेगोशिएशंस शुरू होते हैं, लेकिन नेगोशिएशन सारी पॉलिटिकल सेटलमेंट के जब फेल्ड हो जाते हैं तो फाइनली याह्या खान को एक क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ता है कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट वहाँ हुआ है उसको मिलिट्री एक्शन के थ्रू सप्रेस किया जाए और 25 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है। मिलिट्री अपराइजिंग जब ईस्ट पाकिस्तान में होती है उसको इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्योंकि एक तो उस समय हमारे सामने रिफ्यूजी क्राइसिस की प्रॉब्लम आती है, एक बड़ी संख्या में शरणार्थी ईस्ट बंगाल से भारत आने लगे थे, और दूसरा इस साउथ एशियन एरिया में डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करनी थी। तो अल्टीमेटली इंडियन फोर्स इन्वेट करती है ईस्ट पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करना पड़ता है ढाका में ऑन 16 दिसंबर 1971। ईस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया जाता है और बांग्लादेश एक नया इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनकर उभरता है और कई सालों तक डिस्कशंस के बाद नेशनल असेंबली को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषित की जाती है और फिर वो अपना एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं। इधर वेस्ट पाकिस्तान जो कि अब पाकिस्तान है, उसमें जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फिकार अली भुट्टो के रेजिम में 14 अगस्त 1973 में इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसमें लगभग 7 अमेंडमेंट्स किए जाते हैं विद इन 4 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यानी ये एक तरह से डाइल्यूट कर देता है फंडामेंटल राइट्स को, जुडिशरी के पावर को, जिससे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक इंटेंशन है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाता है। फिर जो जनरल इलेक्शंस होते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के मार्च 1977 में, इसमें जो अपोजिशन है इसने भुट्टो गवर्नमेंट पर और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एलिगेशन लगाया जाता है कि उन्होंने चुनाव में काफ़ी भ्रष्टाचार का प्रयोग हुआ था और ये चुनाव भ्रष्ट तरीक़ों से इसने जीता है। अब इस एजिटेशन की वजह से भुट्टो की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है जुलाई 1977 और उसके बाद अगेन फॉर द थर्ड टाइम यहाँ पे जनरल जियाउल हक के लीडरशिप में मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया जाता है, मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है, भुट्टो को अरेस्ट कर दिया जाता है और फाइनली उनकी अप्रैल 1979 में डेथ हो जाती है। फिर जो इलेक्शंस होने थे फरवरी 1985 में वो नहीं हो पाते हैं, पर किसी तरह समहाउ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर होता है और ये सिचुएशन तब तक बनी रहती है जब तक कि जिया कोई नया डायरेक्शन प्रेसिडेंट जियाउल हक ना दे। प्रेसिडेंट जियाउल हक ने कई अमेंडमेंट्स किए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में और जब 17 अगस्त 1988 में उनकी डेथ हो जाती है तब तक ये सिचुएशन बनी रहती है और उसके बाद जाके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फिर से एस्टैब्लिश होती है पाकिस्तान में, जो लगभग 10 ईयर्स तक सर्वाइव करती है। फिर अगेन मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश होती है ऑन 12 अक्टूबर 1999 में। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया जाता है बाय मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ और मुशर्रफ खुद प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित करते हैं और रेफरेंडम कराते हैं ऑन 30 अप्रैल 2002 में और उसके बाद वो प्रेसिडेंट की तरह अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस करते हैं और 21 अगस्त 2002 में वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को ही पावरफुल बनाते हैं। मुशर्रफ भले कोई मार्शल लॉ तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह वो क्या करते हैं कि सारे प्रोविंसेस में मिलिट्री गवर्नर्स को अपॉइंट कर देते हैं। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके एक नया प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1999 पास किया जाता है। इससे क्या होता और इसके साथ ही पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज को सस्पेंड कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट लाचार कंडीशन में फिर से इस टेक ओवर को जस्टिफाई कर देती है और मुशर्रफ को ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने का पावर दे देती है। अब प्रेसिडेंट के पास इतना पावर हो जाता है कि वो नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज को अपने डिस्क्रिशन से डिसमिस कर सकती है। वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकती है और ये सारे जो अमेंडमेंट्स थे ये न्यू पार्लियामेंट में कहीं कुछ माइनर मॉडिफिकेशन के साथ दिसंबर 2003 में इसको कंसिडर भी कर लिया जाता है। ये मिलिट्री रूल लगभग पाकिस्तान में 2008 तक बना रहा जब तक कि परवेज मुशर्रफ ने रेजिग्नेशन नहीं दे दिया और फिर से मिलिट्री रेजिम हट कर वहाँ सिविलियन गवर्नमेंट फिर से रिस्टोर नहीं हो गई। उसके बाद से 2008 से लेकर
आप फॉर लास्ट 12 ईयर्स हम देख सकते हैं वहाँ प्रॉपरली आपका सिविलियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। सबसे पहले यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जरदारी प्रेसिडेंट 2008, जिन दो टेन्योर उन लोग कंप्लीट करते हैं। फिर 9 सितंबर 2013 में अब्बासी खान प्राइम मिनिस्टर और ममनून हुसैन प्रेसिडेंट बनते हैं। और अभी करंट गवर्नमेंट 9 सितंबर 2008 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर और आरिफ अलवी प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो खासकर जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, उसमें कुछ मेजर अमेंडमेंट हुए हैं जिसने कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे जो स्वरूप है उसमें काफ़ी चेंजेस लाए। जैसे हमारे यहाँ 42nd 44th अमेंडमेंट के तहत काफ़ी चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरह वहाँ 8th अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत ये पावर दिया गया था कि असेंबलीज और गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है। उससे काफ़ी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नेचर में चेंज आया। देन 13th अमेंडमेंट नवाज शरीफ के द्वारा किया गया जो कि 73 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोरेशन करने का प्रयास किए। 17th अमेंडमेंट परवेज मुशर्रफ के थ्रू किया गया जो कि 8th अमेंडमेंट को, जो कि प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर देता है, उस पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश किए। और 18th अमेंडमेंट यूसुफ राजा गिलानी के समय हुआ जो कि प्रेसिडेंट के पावर को कर्टेल करने और गवर्नर हेड्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। अब जो पाकिस्तान की जो ये डिस्टेबलाइज कंडीशन है, इसको कायदे आज़म जिन्ना ने उसी समय आगाह कर दिया था। उनको ये डर था कि ये प्रॉब्लम फेस होगी, इसलिए वो लोगों में यूनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 11 अगस्त 1947 में स्पीच दिए थे। और उसी समय उन्होंने ये आह्वान किया था कि एक कोर्स ऑफ टाइम के बाद हिंदूज़ अपने आप को हिंदू और मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम की ही नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ठीक है ये रिलीजियस सेंस में ज़रूरी है और ये पर्सनल फेथ का मैटर है हर इंडिविजुअल का, लेकिन पॉलिटिकल सेंस में एक सिटीज़न ऑफ स्टेट की जो वी फीलिंग है वो कभी ना कभी ज़रूर आएगी। तो इसलिए वो एक ये सब कुछ तभी पॉसिबल जब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम देख सकते हैं कि जो वहाँ का जो हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस जो कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनेरियो में सिंस इंडिपेंडेंस वहाँ होता है, उसी का ये रिजल्ट है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से ही वहाँ स्टेबिलिटी कायम नहीं हो पाई है। अदरवाइज देखें तो जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने काफ़ी बैलेंस फॉर्म में सारी चीज़ों को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि जो क्लास फोर्सेस थे जो कि 1971 की पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद इस्टेब्लिश हुई थी, और उधर जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वो भी लगभग अब कोलैप्स होने की सिचुएशन में है। तो उन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस को मेंटेन किया जाए, इसके सारे प्रोविज़न 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन सिस्टम, फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर, प्रोक्लेमेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस को सुप्रीम एम की तरह स्टेट का माना गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दिया गया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी वहाँ दिए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के भी जो करप्शन एलिगेशन के चार्ज लगे हैं उनको उनके पद से हटाया गया है। तो यानी वहाँ अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फंक्शन करने दिया जाएगा तो उसके इंस्टीट्यूशंस बहुत प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। इसके भी उदाहरण हमें मिलते हैं, और अब नवाज शरीफ का केस हमारे सामने रीसेंट एग्जाम्पल है। तो इसलिए वहाँ ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करा सके। थैंक यू ऑल।